सो लेट अस स्टार्ट रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। 1 second. पिछले रिसेंट टाइम से बेसिकली इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से आपको क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर उसको बनाने में 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते। ठीक है, तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन मायने भी रखता है और इजी टॉपिक है। रिमोट सेंसिंग आजकल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप इंडिया की बात करें या फिर फॉरेन में जाएं तो फॉरेन में भी रिमोट सेंसिंग का बहुत डिमांड है। तो इसमें आप अपने करियर को भी बनाने का सोच सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग होता क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा तरीका ये है कि मैं जनरली आप लोगों को साथ में लिखवाते भी जाऊंगा, तो आप लोग के भी नोट्स प्रिपेयर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली क्या है, अगर आप स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म से अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करके स्टडी किया जाता है, और उस पूरे प्रोसेस को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सो लेट अस फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। तो ये होता क्या है, इट मींस सेंसिंग ऑफ अर्थ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेंसिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को अगर हमें सेंस करना है तो कई बार इसमें क्लाउड भी इंक्लूड रखते हैं। अर्थ सरफेस में वाटर बॉडीज हो गया, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, ओशंस हो गए। तो अर्थ सरफेस को अगर हमें सेंस करना है फ्रॉम स्पेस, ठीक है, स्पेस का मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर कोई हाई एल्टीट्यूड में आपका एरोप्लेन यूज कर सकते हैं, एरियल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। बाय मेकिंग डिटेक्टिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। यस, ये थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन हो गया, बट जो रिमोट सेंसिंग एक्चुअली में करते हैं वो थोड़ा प्रिसाइज डेफिनेशन लिखते हैं। सो इट्स वेरी गुड। डिटेक्टिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या लिखवा रहा था, हाँ, इट मीन सेंसिंग ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस बाय मेकिंग यूज ऑफ द, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेटर है वेव्स लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ सकता है, स्कैटर होके, या फिर एमिट होके आ सकता है। तो एमिटेड या फिर रिफ्लेक्टेड, कई केस में डिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्टेड बाय द सेंस्ड ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को तुम स्टडी कर रहे हो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटर होके आ रहा है या एमिट होके आ रहा है, उसको आप स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म से डिटेक्ट कर रहे हो। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। इज दिस क्लियर? बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर है। इसका पर्पस मैं आपको अभी छोटे में लिखवा देता हूं, वैसे तो धीरे धीरे इसका पर्पस एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। सो व्हाट इज द पर्पस, एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर नोट करवाऊं, फॉर improving natural resource management, resource management
एक तो ये इसका पर्पस हो गया। फिर लैंड यूज, लैंड कवर स्टडी, तो लैंड यूज, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिक अगर ब्रॉड वे में अगर लिखूं तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। रिमोट सेंसिंग को दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बता देता हूं। तो मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है। आपने सैटेलाइट में या किसी एयरक्राफ्ट में अपना इंस्ट्रूमेंट को फिट कर दिया, तो ये आपका सैटेलाइट हो गया। यहाँ पे मान लो हमारा सन है, ठीक है। सन से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया, अर्थ सरफेस में मान लो आप किसी लेक को या ओशन को स्टडी कर रहे हो, वहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरैक्ट करके सेंसर की तरफ मूव करेगा। तो जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जो रेडिएशन इस टारगेट से रिफ्लेक्ट होके या स्कैटर होके हमारे सेंसर तक पहुंच रहा है, इसमें जो चेंजेस आएगा वो डिपेंड करेगा कि ये टारगेट क्या है, व्हाट इज दिस टारगेट। किसी का डाउट है सर डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी सेंस्ड ऑब्जेक्ट से ही? यस, तो जो ऑब्जेक्ट को तुम सेंस कर रहे हो उसी से सब हो रहा है, ठीक है। तो ये फिगर से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आई होप। 1 सेकेंड, इससे पहले किसी का डाउट नहीं है ना? ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये हमारा सेंसर डिटेक्ट करता है। कई बार सन के रेडिएशन को नहीं यूज करके सेंसर खुद का ही रेडिएशन सेंड करता है। सर डायग्राम रिपीट, ओके। तो ये देखो यहाँ सन है, ये हमारा, दिस इज सन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड किया, ये इनकमिंग रेडिएशन है, इनकमिंग रेडिएशन। टारगेट से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरैक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट या स्कैटर बैक करेगा टुवर्ड्स द सेंसर। ये सेंसर हमारे सैटेलाइट में हो सकता है या फिर किसी एयरक्राफ्ट में हो सकता है, एयरक्राफ्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्कैटर होके यहाँ पे सेंसर पे आया, उसको ये सेंसर डिटेक्ट करेगा, और इनकमिंग रेडिएशन के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आए हैं वो हमारा इस टारगेट पे डिपेंड करता है। तो सेंसर क्या करता है, ये डेटा कलेक्ट करके, किसी ने कुछ डाउट पूछा है, 1 सेकेंड। It functions like human eye. Incident light comes on a surface and broadly कह सकते हो। ह्यूमन आई में एक चीज ये है कि ह्यूमन आई रेडिएशन लेता है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। यहाँ पे सैटेलाइट रेडिएशन डिटेक्ट करेगा, उसको ग्राउंड बेस्ड टावर में सेंड करेगा, उस टावर से फिर साइंटिस्ट जो भी वहाँ पे लोग हैं उसको वो प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में बटे रहते हैं काम, उस हिसाब से ये काम होता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हमारा ब्रेन कमाल का है, तो सब कुछ अपने आप कर देता है। सो काइंड ऑफ ह्यूमन आई है, यू कैन कंपेयर इट दैट वे, ठीक है। आई वर्क ओनली इन विजिबल रीजन, यस दैट इज करेक्ट। चलो सही है। तो ये एक आपका कंसेप्चुअल डायग्राम हो गया, ये डायग्राम। इस तरह से रिमोट सेंसिंग वर्क करता है। बहुत ब्रॉड फिगर है ये, मतलब डिटेल्ड नहीं है। अब आते हैं, रिमोट सेंसिंग के दो टाइप जनरली होता है, एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा है पैसिव रिमोट सेंसिंग। सो एक्टिव वर्सेस पैसिव। रिमोट सेंसिंग को शॉर्ट फॉर्म में RS लिखते हैं अभी के लिए, एक्टिव वर्सेस पैसिव रिमोट सेंसिंग। ये विजिबल रीजन और उसके अलावा कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन होते हैं, स्पेक्ट्रम, वो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव वर्सेस पैसिव क्या है। तो अगर सन के रेडिएशन को यूज करके हम डिटेक्ट कर रहे हैं, वो पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गया। या फिर सन के रेडिएशन से अर्थ सरफेस हीट हुआ और फिर वो उस हीट की वजह से कुछ रेडिएशन अपने आप एमिट किया,
तो मान लो ये कुछ गर्म होने की वजह से यहाँ पे खुद का रेडिएशन एमिट कर रहा है। इसको गर्म किसने किया? सन ने किया। तो इनडायरेक्टली ये सन ही एक सोर्स हो गया। तो वो हमारा पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। सबसे पहले पैसिव रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन लिखते हैं, देन विल राइट एक्टिव रिमोट सेंसिंग। यस, ओन लाइट इज एक्टिव, किसने लिखा? हाँ, करेक्ट। सो सेकेंड, हाँ, तो अभी डेफिनेशन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखता हूं। इफ द ऑब्जर्वेशन is made based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का शॉर्ट फॉर्म EM लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से जो लाइट वेव आ रही है उसको यूज कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एमिटेड रेडिएशन, सन ने किसी टारगेट को हीट किया, वो हीट की वजह से थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है। थर्मल रेडिएशन क्या है वो भी बताऊंगा। या फिर सेल्फ एमिटेड रेडिएशन या रेडियंस, इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ये पैसिव रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन हो गया। क्लियर है ये? तो अगर सन के रेडिएशन को यूज करके हम डिटेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा पैसिव रेडिएशन है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव में। लेफ्ट पार्ट में रब करता हूं, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके गुड, क्लियर है तो वेरी गुड। तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होता है कि हमारा, मान लो ये सेंसर है, ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। सैटेलाइट ने यहाँ पे कुछ रेडिएशन सेंड किया, सैटेलाइट भी मूव करते रहता है, ठीक है, तो वो मूव करके मान लो यहाँ पे आया और उतने टाइम में ये रेडिएशन वापस उसी सेंसर तक पहुंच गया। तो खुद के रेडिएशन को वो सेंड कर रहा है, यहाँ पे फिर जो चेंजेस हुए वो वापस डिटेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर द सेंसर provide their own source of electromagnetic radiation, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ का हो सकता है, वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, पर अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? आगे मूव करते हैं, 1 सेकेंड। क्लियर? प्लीज रिपीट फिगर। अच्छा ओके, ये वाला फिगर बता देता हूं। देखो ये हमारा है सेंसर, ठीक है, इस केस में ये एक्टिव सेंसर है, ठीक है। एक्टिव सेंसर का क्या मीनिंग है कि वो खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे भेज रहा है, खुद से ही उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजा, यहाँ सरफेस पे वो
रेडिएशन इंटरैक्ट किया, अगर वाटर बॉडी है या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड है, और फिर वो वापस से यहाँ पे स्कैटर बैक होगा। और उस टाइम पे सेंसर थोड़ा आगे मूव कर गया। सैटेलाइट जो है या फिर एयरक्राफ्ट मूविंग होता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो जितने टाइम में ये रिफ्लेक्ट होके आया वो उतने टाइम में ये सेंसर ने वापस उसको डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो खुद के रेडिएशन को जब वो डिटेक्ट करता है, वैसे सेंसर को एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर कहते हैं, या फिर इस पूरे प्रोसेस को एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ऑब्स्ट्रगल तो होते ही हैं कई केसेस में। फॉर एग्जांपल क्लाउड है, तो ऑप्टिकल डेटा अगर आप विजिबल रीजन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्लाउड है वहां पे, तो फिर क्लाउड उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, यस, माइक्रोवेव रीजन में आप जा सकते हैं अगर क्लाउड को पेनेट्रेट करना है तो दैट यू कैन डू। ओके, और कुछ डाउट? ओके, गुड। सेंसर्स ह्यूमन मॉनिटर्ड होगा, किस सेंस में कह रहे हो रितांबरा? नाइट टाइम में तो सन के रेडिएशन को नहीं कर सकते, पर खुद के अर्थ मान लो हीटेड है और खुद का रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, तो नाइट टाइम में वो यूज कर सकते हैं। या फिर आप एक्टिव रिमोट सेंसिंग कर रहे हो तो दिन हो या रात हो क्या फर्क पड़ता है, खुद का ही रेडिएशन आपको भेजना है। हाँ, जो आपका डाउट है वो ये है कि मॉनिटर करते हैं कि नहीं सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट के ट्रैजेक्टरी को हमेशा मॉनिटर किया जाता है कि वो सही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है या नहीं, या फिर उसका ऑर्बिट में चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो उसको एडजस्ट भी करते हैं, तो उस तरह से उसको मॉनिटर करते हैं। व्हाट अबाउट फंक्शंस? देखो, जो सैटेलाइट का पर्पस है वो सैटेलाइट को भेजने से पहले ही डिसाइडेड रहता है कि इसका काम क्या है, ऐसे नहीं भेज देते हैं। तो वो सारे फंक्शंस को, सैटेलाइट का क्या रोल है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है। ओके ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग आजकल काफी यूज में है। आप किसी भी आईआईटी में पीएचडी करने जाएंगे तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे प्रोफेसर रिमोट सेंसिंग टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग करने के लिए रिमोट सेंसर चाहिए, वो भी दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। तो उसका कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ। रिमोट सेंसर्स ये हमारा दो टाइप का है। पैसिव रिमोट सेंसर और एक्टिव रिमोट सेंसर। रिमोट सेंसर जो है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द properties of electromagnetic radiation। ठीक है, वो हमारा रिमोट सेंसर हो गया। एक्टिव और पैसिव दो टाइप हो जाएंगे इसके भी। पैसिव के अंदर सब डिवीजन है। एक होता है ऑप्टिकल इंफ्रारेड। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड का क्या मीनिंग है वो हम बताते हैं आपको बाद में। और दूसरा आपका माइक्रोवेव रीजन में हो गया। पैसिव सेंसर को दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंफ्रारेड रीजन में जो वर्क करता है वो ऑप्टिकल आईआर में रख रहे हैं, और दूसरा माइक्रोवेव। दोनों रीजन में पैसिव रिमोट सेंसिंग हो सकता है। इसका एग्जांपल है, अगर ऑप्टिकल रीजन में बात कर रहे हैं तो फोटोग्राफिक कैमरा एक एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल हो गया फोटोग्राफिक कैमरा, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसमें हो सकता है सैटेलाइट के लिए, एक एग्जांपल है ऑप्टोमैकेनिकल स्कैनर।
ठीक है, धीरे धीरे ये सब टर्म्स क्लियर होंगे। ऑप्टो मैकेनिकल स्कैनर बेसिकली क्या होता है, 2 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए यूज होता है। तो वो ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है और आपका कैमरा इस तरह से उसको रखते हैं कि वो 2 डायमेंशनल इमेज लेते जाए, तो वो ऑप्टो मैकेनिकल स्कैनर कहलाता है। माइक्रोवेव के अंदर स्कैनिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर इज वन एग्जांपल। ये टर्म्स मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूँ कि इस टर्म से फेमिलियर रहें आप लोग, बाद में ये थोड़ा बहुत मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्कैनिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर। फिर एक्टिव के अंदर आए तो ऑप्टिकल रीजन में क्या एग्जांपल है, अगर ऑप्टिकल की बात करें, ऑप्टिकल इंफ्रारेड में लाइडार होता है, इसका एक एग्जांपल। लाइडार, 1 सेकेंड, ठीक है। और माइक्रोवेव की बात करें अगर, माइक्रोवेव, इसमें आपका वन एग्जांपल इज सिंथेटिक अपर्चर रेडार, SAR, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। दूसरा आपका हो गया स्कैटरोमीटर। कुछ एग्जांपल मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, विल डिस्कस लेटर। स्कैटरोमीटर, इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, बस टर्म्स यू शुड नो। जहां जहां पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आगे करवाऊंगा। सो ये फिगर से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ऑप्टिकल और माइक्रोवेव रीजन में हमारा पैसिव रिमोट सेंसिंग का क्या एग्जांपल है और एक्टिव रिमोट सेंसिंग का क्या एग्जांपल है। थोड़ा इंटरेस्ट है तो गूगल में एक बार इसको सर्च करके देखो कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग के डेफिनेशन में लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करते हैं या सेंस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको लाइडार, स्कैटरोमीटर, ये देखो, ओके, ये इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं ये मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इसमें अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब समझने के लिए बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट बिल्ड ऑन द बेसिक। ये टर्म्स मैंने लिखवा इस वजह से दिया कि जिसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर, एक्टिव और पैसिव के अंदर, तो वो मैंने नाम बता दिए। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो गूगल में आप स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल विल स्टडी लेटर, मैं आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। स्कैटरोमीटर जनरली विंड मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ओशन या फिर किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है माइक्रोवेव रीजन में जब आप भेजते हैं तो वो विंड की वजह से स्कैटरिंग होता है उसमें, ठीक है। उस स्कैटरिंग को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्कैटरोमीटर, ठीक है। तो वो एक्टिव रीजन में आता है, ओके, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमें सेंस करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, दैट वी शुड नो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको बताता हूं मैं, वैसे तो थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है। सर लेजर इज यूज्ड इन रेडार एंड रेडियो इज यूज्ड इन रेडार, करेक्ट, ठीक है, सही है। So what is electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation या electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic field। तो इसके अंदर electric magnetic field oscillating होता है, इसलिए नाम है electromagnetic, ठीक है। तो it consists of oscillating electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये किस तरह से ऑसिलेट करता है मैं एक फिगर भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। पहले ये लिख लो कि
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। तो मान लो कि हमारा वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट परपेंडिकुलर। तो अगर ये x है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन अगर बनाए तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। वेव है, साइनोसॉइडल होगा। So electric field is oscillating perpendicular to the direction of propagation. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो गया। एक वाई एक्सिस भी बना लेते हैं यहाँ पे। सो वाई डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर तो होगा ही और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो z डायरेक्शन में फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होता है, इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स डायरेक्शन जो था वो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, लाइट वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, ठीक है। अब इस वेव का स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मैं लिखवा देता हूं। यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके ओके, गुड, वेरी गुड। चलो स्पीड पे आते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो है स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, ये फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्पीड मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी हो गया 1 बाई टाइम पीरियड और वेवलेंथ हो गया ये जो एक पूरा वेव बनता है उसके करस्पॉन्डिंग का जो डिस्टेंस है। सो फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं, ये आपका स्पीड दे देगा v, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में है। अगर एयर की बात करें, इन एयर स्पीड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखें तो स्पीड हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको c से डिनोट करते हैं। तो हो गया फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f भी लिख सकते हो चाहो तो, हो जाएगा c बाई लैम्डा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हो रहा था तो वहां पे बार बार एक टर्म देखने को मिल रहा था, दैट टर्म वाज 1/√μ0 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये टर्म बार बार देखने को मिल रहा था। जब इस टर्म को कैलकुलेट किया गया तो उसका वैल्यू आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी है उस थ्योरी को क्या कहते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को अभी फिलहाल। तो जब उस थ्योरी को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाया गया इसके बराबर होता है, और जब इसको कैलकुलेट किए तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइमल्टेनियसली लाइट के स्पीड पे काम चल रहा था अलग तरीके से। तो जब दोनों को कंपेयर किया गया तो एग्जैक्ट सेम था। यहां से प्रूव हुआ कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है लाइट, या फिर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इस तरह से प्रूव हुआ था। रिलेटिविटी थ्योरी नहीं है, आई थिंक
इसको क्या कहते हैं, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। सो रूट के अंदर ये जो टर्म है ये आप लोगों ने 12th में देखा होगा, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर भी लिख सकते हो, और म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, ये 11th नहीं 12th के कॉन्सेप्ट में है, आप लोगों को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वहां पे। तो एक जगह परमिटिविटी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिएबिलिटी आता है। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट वाज एग्जैक्टली सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। सो ओवरऑल ये डिस्कशन है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इस तरह से प्रूव हुआ। रूट कैसे आया वो थ्योरी से आता है, वहां पे आपको डेरिवेशन में जाना नहीं है। ठीक है, तो बस ये याद रखो आप लोग। इज दिस क्लियर? सो दैट थ्योरी इज, हाँ नाम मुझे याद आ गया, उस थ्योरी को कहते हैं मैक्सवेल्स लॉ। 4 उसमें इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, मैक्सवेल्स लॉ या मैक्सवेल्स थ्योरी। ठीक है, वहां से डिराइव होता है ये, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड जब उसको आप कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से तो एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। ओके ओके गुड। अब अगर लाइट को आप किसी मीडियम में रख दें तो मीडियम में उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। तो इन एनी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसको वी एम या सी एम लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट कर सकते हैं, n ही लिख लो यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे तो हमें किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, इसको आगे चलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ को यानी बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ रेंज को कवर करता है, और उस पूरे रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मिलेगा, किसी को आप इंफ्रारेड कहेंगे, किसी को ऑप्टिकल कहेंगे, किसी को माइक्रोवेव कहेंगे, किसी को यूवी कहेंगे। तो ये डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स हैं और इसको एक साथ करके कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन कवर्स a wide range of frequency या फिर wavelength, frequency या फिर wavelength। ठीक है, extending from gamma rays, जिसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, बहुत हाई एनर्जेटिक वेव है ये, वेवलेंथ इज लेस देन 10 का पावर -10 मीटर्स, so it has very high energy।
ठीक है, और ये एक्सटेंड होता है अप टू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 1 मीटर। ठीक है, और इस पूरे को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इज दिस क्लियर? तो इस पूरे रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंस्टिट्यूट करता है। उसका जो स्पीड है वो वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, और मीडियम में उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम मिल जाएगा। और डिफरेंट रेंजेस को ये कवर करता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उस पूरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो हायर एनर्जेटिक एंड है वो गामा रेज है, और जो लोअर एनर्जेटिक एंड है वो रेडियो वेव्स है। सो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम एनर्जी होगा। ये इनवर्स रिलेशन होता है, वो उसमें भी आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अब लिख लेते हैं, थोड़ा वैल्यूज याद रखना है आप लोगों को। एक है ऑप्टिकल इंफ्रारेड रीजन, जो हमारी पर्पस का है उसी को लिखते हैं अभी। ऑप्टिकल इंफ्रारेड रीजन, ये जो ऑप्टिकल इंफ्रारेड रीजन है ये हमारा, अच्छा किसी का डाउट है ऑप्टिकल वेव क्या है, हाँ बताता हूँ। सो ऑप्टिकल इंफ्रारेड रीजन जो है वो कंसिस्ट करता है आपका विजिबल और इंफ्रारेड को। ऑप्टिकल बेसिकली विजिबल के लिए यूज करते हैं। तो टर्म ऑप्टिकल इज यूज्ड फॉर विजिबल रीजन, और उसका वेवलेंथ क्या है? सो सबसे पहले लिखते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन wavelength varies from 0.4 to 0.7 micrometer। माइक्रोमीटर यानी 10 पावर -6 मीटर्स। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज 10 पावर -6 मीटर्स। सो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर आपका विजिबल होता है। इसमें अगर आप ब्रेक करें तो आप इसको ब्रॉडली ब्लू, ग्रीन और रेड में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ब्लू रीजन की बात करें, विजिबल जो है वो आरजीबी इमेज बनता है जनरली। तो अगर आपके पास 3 बैंड है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, तो उससे आप एक कलरफुल इमेज बना सकते हैं। ब्लू बैंड होता है 0.4 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। रेड बैंड हो गया आपका 0.5 से, सॉरी ये हमारा ग्रीन है, 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर। और फिर रेड आ गया 0.6 टू 0.7 माइक्रोमीटर। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ग्रीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है कि आपने ग्रीन बैंड यूज किया, तो 0.5 से 0.6 के बीच में कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं। जनरली 0.55 एग्जैक्ट बीच वाला आप यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा। तो क्वेश्चन में अगर ब्लू बैंड लिखा है तो 0.4 लेना है या 0.5, तो एग्जैक्टली बीच का ले लो, 0.45 माइक्रोमीटर। नैनोमीटर में ये हो जाएगा 400 टू 500 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर की बात करें तो ये हो गया, इसको ऊपर वाले को लिखते हैं 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर हो गया हमारा 10 पावर -9। 1 नैनोमीटर इज 10 पावर -9 meters। So this is visible region। नेक्स्ट है हमारा नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन को ब्रेक कर देते हैं, नियर इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड, यानी शॉर्ट वेव इंफ्रारेड आता है, उसके बाद फिर फार इंफ्रारेड आता है। नियर इंफ्रारेड जो रीजन है उसका नाम नियर क्यों पड़ा वो भी मैं बताता हूं। इसका वेवलेंथ रेंज पहले लिख लो। its wavelength range is 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर। नियर इसलिए है कि ये विजिबल के करीब होता है। जो इंफ्रारेड का वो पोर्शन
विच इज नियर टू विजिबल, उसको नियर इंफ्रारेड कहते हैं। सेकेंड है हमारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, SWIR, इसको कहते हैं शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। IR इज इंफ्रारेड। ये आपका 1.5 से लेके 3 माइक्रोमीटर। देन फोर्थ इज MWIR, ठीक है, ये मिडिल वाला हो गया, इसका वेवलेंथ रेंज है 3 to 8 माइक्रोमीटर। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव, मिडिल वेव, फिर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड। ये जो लॉन्ग वेव है इसको थर्मल इंफ्रारेड भी कहते हैं, थर्मल इंफ्रारेड। थर्मल नाम इसका क्यों पड़ा वो मैं बाद में बताऊंगा। ये हमारा 8 to 15 माइक्रोमीटर होता है। ये वेवलेंथ रेंज ध्यान रखना, ठीक है, कई बार वेवलेंथ रेंज पे भी क्वेश्चन आया है। और इसके बाद लास्ट जो है वो है फार वेव इंफ्रारेड, ये रब करता हूं। सिक्स्थ इज फार वेव इंफ्रारेड, ये आपका हो गया बियॉन्ड 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये रेंज आपको क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये जो रेंज है ये डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, मार्जिनल डिफरेंस होता है रेंज में, बट ओवरऑल अगर आपको कोई एक भी याद है तो उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है वेवलेंथ रेंज में, डिफरेंट लिटरेचर में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देते हैं, बट ओवरऑल ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल इंफ्रारेड हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर भी डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट बैंड्स होते हैं। वन सेकेंड, इसको रब कर दूं। यस, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव्स। इसके अंदर डिफरेंट बैंड्स होते हैं, पी बैंड, एल बैंड, तो वो मैं बैंड्स लिख देता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लिख देता हूँ आपके लिए। पी बैंड सबसे पहला होता है, पी बैंड, उसका माइक्रोवेव की जब बात करते हैं ध्यान रखना तो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वेवलेंथ के जगह पे फ्रीक्वेंसी ज्यादातर यूज होता है। सो माइक्रोवेव के लिए जो रेंज लिखेंगे वो फ्रीक्वेंसी रेंज लिखते हैं, बाद में उसको वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर लॉन्ग वेव इज थर्मल, यस, लॉन्ग वेव इज थर्मल इंफ्रारेड, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी में आ गया 0.3 से लेके 1 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज आपका हो गया 10 पावर 9 हर्ट्ज, 10 पावर 9 हर्ट्ज, तो ये ध्यान रखना। तो 0.3 से लेके 1 गीगाहर्ट्ज ये आपका पी बैंड हो गया। उसके बाद आ गया एल बैंड। हर एक बैंड का अपना एप्लीकेशन है, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि किस बैंड का क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विच बैंड इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस, तो वो आपको मैं एकदम क्लियर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। एल बैंड हो गया 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। फिर उसके बाद आता है एस बैंड, ये हो गया 2 to 4 गीगाहर्ट्ज।
फिर सी बैंड 4 to 8 गीगाहर्ट्ज, फिर आता है एक्स बैंड 8 to 12.5 गीगाहर्ट्ज, फिर के यू बैंड, के बैंड एंड के ए बैंड। इसका भी रेंज लिख लेते हैं। ये 12.5 से 18 गीगाहर्ट्ज हो गया, ये 18 से लेकर 26.5 गीगाहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, ध्यान दो, यानी वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। और ये हो गया 26.5 से लेके 40 गीगाहर्ट्ज। सो जो मोस्ट एनर्जेटिक है वो के ए बैंड है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। लीस्ट एनर्जेटिक इज पी बैंड। अगर इसका वेवलेंथ देखना चाहते हैं तो वेवलेंथ रेंज आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। मान लो फ्रीक्वेंसी को हमें वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, हमारे पास है x गीगाहर्ट्ज, ठीक है। यू वांट टू कन्वर्ट इट टू, मान लो सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो एक शॉर्टकट है 30/x सेंटीमीटर। इसको थोड़ा आप लोग वेरीफाई भी कर लेना कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। x गीगाहर्ट्ज है तो वो 30/x सेंटीमीटर हो गया। तो फॉर एग्जांपल 1 गीगाहर्ट्ज विल बी 30/1, यानी 30 सेंटीमीटर। वेवलेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 गीगाहर्ट्ज अगर देखें, 2 गीगाहर्ट्ज तो हो जाएगा 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? आफ्टर के इज के ए, पहले के यू है, फिर के है, फिर के ए बैंड है। ओके, तो ये वेवलेंथ रेंज में इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेंज ऑफ के ए इज 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज, 26.5 to 40 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज मैंने आपको लिखवा दिया, ये ध्यान रखना। इन बैंड्स के एप्लीकेशंस तो बाद में ही करना है हमें, अभी ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक रिमोट सेंसिंग थोड़ा बहुत अगर हमें पढ़ना है तो ये सब पता होना चाहिए। वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स। हाँ, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, बट ये धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, गीगाहर्ट्ज वाला मैं बताता हूँ। चलो, गीगाहर्ट्ज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसको वेरीफाई कर ही लेते हैं। लेट अस वेरीफाई ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। अगर गलत होगा तो देख लेंगे यहीं पे। लेट अस वेरीफाई। तो मैंने ये बताया, देखो ये मैं रब कर देता हूँ ऑप्टिकल इंफ्रारेड वाला पार्ट। तो मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास x गीगाहर्ट्ज है, that is equals to 30/x सेंटीमीटर in terms of wavelengths। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा वेवलेंथ है। इसको चेक करते हैं। मान लो हम 1 गीगाहर्ट्ज की बात करें, 1 गीगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 1 गीगाहर्ट्ज। इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 गीगाहर्ट्ज, x की जगह 1 रख दें अगर, 1 गीगाहर्ट्ज तो वो 30/1 यानी 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो चेक करते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग 30 सेंटीमीटर वेवलेंथ है या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी को रख दिए 1 गीगाहर्ट्ज यानी 1 × 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, गीगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को रख दिए 1 गीगाहर्ट्ज।
तो गीगाहर्ट्ज को 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से वेवलेंथ मीटर्स में आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8 बाई 10 पावर 9 मीटर्स, ठीक है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3 इंटू 10 पावर 8 बाई 10 पावर 9 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 पावर 9 है और ऊपर 10 पावर 10 हो जा रहा है, तो ये बचेगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 गीगाहर्ट्ज विल बी 30 सेंटीमीटर। तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो वेवलेंथ कम होते जाएगा, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर मैं पूछूं 5 गीगाहर्ट्ज कितना है, तो इसी को यूज करें, अगर 5 गीगाहर्ट्ज कितना सेंटीमीटर हुआ, तो हो जाएगा 30/5, बाई करना है, x गीगाहर्ट्ज इज 30/x सेंटीमीटर, 5 गीगाहर्ट्ज विल बी 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। इज दिस क्लियर? तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, कौन सा बैंड क्या है वो एप्लीकेशन करोगे तो और पता चलेगा, पर ये सीक्वेंस, एटलीस्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए, PLSCXKU K एंड KA की मिनिमम एनर्जी वाला कौन सा है और मैक्सिमम एनर्जी वाला कौन सा है। उस हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि अगर P और S बैंड की बात कर रहे हैं तो P बैंड कम एनर्जी है, S बैंड ज्यादा एनर्जी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है। ये सब थोड़ा बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर इसको एप्लीकेशन जब क्वेश्चन आएगा तो अगर इतना ही पता है आपको तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जिस एप्लीकेशन के लिए हाई एनर्जी वाला हमें चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली एस बैंड लेंगे, पी बैंड नहीं लेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और वैल्यूज याद है तो वेरी गुड, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके। तो हमने देखा कि हाँ, किसी का क्वेश्चन, रितम सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिएगा फॉर द क्लैरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और डेवलप होने दो, फिर क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना। ओके, क्वेश्चंस तो करना है, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन में बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे दिए हुए हैं, और उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी जो आए हुए क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो फिर मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वो सब भी मैं बता दूंगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स एज अ वेव, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेंज हमने पढ़ लिया। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं पार्टिकल नेचर या फिर क्वांटम नेचर, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज, छोटा सा टॉपिक है ये, क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके पास डुअल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ डुअल नेचर, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो वेव और दूसरा पार्टिकल। तो वेव का तो हमने देखा अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देख लिया कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है, उसके पास वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ रेंज के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा नेचर है पार्टिकल नेचर। 1 सेकेंड, हाँ। तो पार्टिकल नेचर में क्या बोला गया कि
लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंटेन करता है जिसको कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, यस, ठीक है, पैकेट्स या फिर क्वांटा ऑफ एनर्जी, यानी जब लाइट मूव कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे और हर एक फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन h टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो या इसको लिख सकते हैं h c बाय लैम्डा। न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हो गया हमारा वेवलेंथ। और h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 6। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, h इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 का पावर -34 यूनिट हो गया जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। इसके बारे में क्वांटम नेचर के बारे में और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी टाइम कम है, सो लेट अस डू वन सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, इसी फॉर्मूला से एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, कुछ है नहीं उसमें खास। ओके, टाइम ओवर हो चुका है, 9:30 नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। ये आप लोग बस खुद से कैलकुलेट कर लेना कि कोई फोटोन है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, एनर्जी ढूंढ लेना। यस, इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्लास आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो करता है ये। यस, ओके। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है लैम्डा इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन एट 0.5 माइक्रोमीटर। तो वहां पे ये नहीं दिया हुआ है कि 0.5 माइक्रोमीटर इज द वेवलेंथ, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। वर्डिंग में लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन एट 0.5 माइक्रोमीटर। तो बेसिकली वेवलेंथ गिवन है, आपको एनर्जी ढूंढना है, तो यू कैन फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिवाइज कर लेना। थोड़ा थर्मल रेडिएशन के बारे में करेंगे, फिर एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से इफेक्ट करता है, रेले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, इससे भी क्वेश्चंस आ चुका है आप लोगों को, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।